हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा नीट 2026 कंप्लीट हो चुका है एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट में पूछे गए बायोलॉजी के सवाल को सॉल्व करेंगे एंड आप लोग देखेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर कि जितने भी सवाल आपको पूछे गए थे सारे एनसीईआरटी से पूछे गए थे, सारे सवाल आपके नोट्स से पूछे गए थे। तो हम लोग देखेंगे मतलब कि एग्ज़ाम में कौन सा चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, कैसे हम लोग इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अप्रोच को जानेंगे, कैसे हम लोग अप्रोच लेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 11th बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था एंड इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसको हम लोग मॉडरेट में ले सकते हैं, ठीक है ना, इजी ना हार्ड, मॉडरेट वे में ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट हमको पहचानना है। लिपिड्स आर जनरली वाटर सॉल्यूबल, ये बिल्कुल गलत है। लिपिड्स वाटर इनसॉल्यूबल होता है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये तो गया। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन्स क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चैन ऑफ शुगर, बिल्कुल सही बात है। एडेनिन एंड गुआनिन आर सब्सटीट्यूटेड पायरिमिडीन, भाई एडेनिन और गुआनिन तो प्यूरिन होता है ना, तो ये भी मेरा गलत है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ऑलमोस्ट लिखा है तो जितना एंजाइम होता है वो प्रोटीन होता है एक्सेप्ट राइबोजाइम वगैरह। तो यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, बी, सी एंड ई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा, बी, सी एंड ई। इस बार हम क्वेश्चन को देखें कि बायोमोलिक्यूल से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया है एंड मैं अपने बच्चों को बोलता भी था कि आप लोग बायोमोलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इस बार इसमें से क्वेश्चन आएगा। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है, नॉट ट्रू पूछा गया है। तो दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर, बिल्कुल सही बात है, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। दीज आर द एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई, बिल्कुल सही बात है। दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। देखिए यहाँ पे जो ऑनली कर दिया है ना कि वो बोल रहा है बस सेंटर में कट करता है, बट आपको पता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो आपको दो तरीके का कट देता है, एक स्टिकी और एक ब्लंट। तो जब वो सेंटर में कट करता है तो ब्लंट देता है, लेकिन जब वो साइड में कट करता है, अवे फ्रॉम द सेंटर करता है, तो वो स्टिकी एंड देता है। तो ये तो स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो जा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि वो सिर्फ आपका सेंटर में कट करता है। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट, भाई एंड्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट से तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस करता है ना, या एंडोन्यूक्लियस के लिए पूछा है, तो ये भी स्टेटमेंट मेरा गलत है। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, बिल्कुल सही बात है। हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक रिकॉग्निशन साइट होता है जो उसी पे वह कट करता है। तो इसमें जो नॉट ट्रू है वो कौन है, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, बहुत इजी क्वेश्चन। अल्फा हेलिक्स इज फाउंड विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स आपको पता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट है ना। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड कहाँ पढ़े आप लोग, आप लोग पढ़े हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड सीट हम लोग पढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये बायोमोलिक्यूल्स का। अब देखिए अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, देख रहे हैं ना कितना क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स से आ रहा है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स के लिए बोल रहा है दे आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, बिल्कुल सही बात है। जो मीथेन होता है ना इसी में सब्सटीट्यूशन करेंगे हम लोग तो अमीनो एसिड बनता है। कैसे बनता है, ये अल्फा कार्बन, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप, ये हमारा अमीनो ग्रुप एंड ऊपर में H और नीचे आपका ये R वेरिएबल ग्रुप। तो ये क्या है, सब्सटीट्यूटेड मीथेन है। तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है। सेकेंड में लिखा है सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। देखिए ये जो सेरीन है ना ये एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं होता है। एरोमेटिक अमीनो एसिड आपका टोटल 3 होता है, कौन कौन सा, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो ये गलत है। वैलिन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, बिल्कुल सही बात है। जो वैलिन होता है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है।
लाइसीन इज एन एसिडिक अमीनो एसिड। देखिए लाइसीन जो है ना वो बेसिक अमीनो एसिड होता है, ये एसिडिक नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आपका कौन है, ए एंड सी। तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अगेन ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से। यहाँ पे एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दो चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट में, वहाँ का ये क्वेश्चन है। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डाल दिए, ठीक है। तो ये तो हमारा बीटी कॉटन हो गया। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज हम लोग थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से लेते हैं। टीआई प्लाज्मिड हम लोग लेते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, जब हमको प्लांट में जीन ट्रांसफर करना है तो। और पीबीआर 322 आपका आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, ई कोलाई, हम लोग इसको मैच कर सकते हैं। तो ए का हमारा 2 आ रहा है, बी का ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आपका एक्चुअल में बॉटनी का है, बायोडाइवर्सिटी से पूछा गया है। द एविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। आप लोग पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस का 4 कारण होता है। कौन कौन सा कारण है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड को एक्सटिंक्शन। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे एयर पॉल्यूशन आ गया, तो ये स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड में देखिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन, ये 4 कारण है हैबिटेट, ये 4 कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, जिसको हम लोग एविल क्वार्टेट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में एयर पॉल्यूशन गलत हो गया, सॉइल पॉल्यूशन गलत हो गया। हाँ देखिए अगेन आपका ये क्वेश्चन आपका सेल बायोलॉजी से हम लोग बोल सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो आपको पता है ना ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस को हम लोग राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो न्यूक्लियोलस के अंदर आपका राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस भी होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर न्यूक्लियोलस आएगा। अब देखिए अगेन आपका ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। देखिए पहले यहाँ लिखा है एक्चुअल सेल डिवीजन। एक्चुअल सेल डिवीजन आपको कब होता है, M फेज में होता है। तो D का 1 आ गया। एंड देख रहे हैं ना D का 1 आपका एक ही ऑप्शन में है, तो ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी आप फिर मैच कर लेंगे। G1 फेज में क्या हो रहा है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया आधा है ना, बट ये G1 फेज में ये सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। S फेज में क्या होगा, डीएनए का सिंथेसिस होता है, सबको पता है, तो B का 3 है। G2 फेज में क्या हो रहा है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज। एंड M फेज जिसको हम लोग माइटोटिक फेज बोलते हैं, एंड वो एक्चुअल सेल डिवीजन का साइट है, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं सेल साइकिल में कि 2 होता है, इंटरफेज और M फेज। और इंटरफेज में कौन कौन आता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए एलिमिनेट करके ना हम लोग एक को मैच करके ही आंसर अपने सही आंसर तक पहुंच गए। अब देखिए अगेन ये आपका इकोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, है ना। ए का हमारा 3 आ रहा है, ए का 3 आ रहा है, ये तो एलिमिनेट हो गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो हमारा ए का 3 है, बी का 1 है, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। ये देखिए अगेन आपका ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का लाइन वाला ये क्वेश्चन है। क्या पूछा रहा है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर प्लस जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, है ना। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर, जेनेटिक, स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी को, ताकि हमको उसमें से कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला चीज़ मिले। तो उसको बोला जाता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो फोर्टिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो रेमिडिएशन, ये सब अलग अलग टेक्निक है। अगेन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी बोलते हैं, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। यहाँ पे जो हैप्लॉइड सेल होता है ना, उससे मेल का फॉर्मेशन होता है, एंड डिप्लॉइड से किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल का,
ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट, एन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज फीमेल। जैसा आपको बताया कि डिप्लॉइड से क्या होगा, फीमेल बनेगी, डिप्लॉइड से क्या होगा, फीमेल बनेगी, है ना। तो स्पर्म और एग के मिलने से फीमेल बनी। अनफर्टिलाइज एग डेवलप्स एज अ मेल बाय पार्थेनोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है, अभी बताया ना, जो अनफर्टिलाइज एग है, जो हैप्लॉइड है, उससे क्या हुआ, पार्थेनोजेनेसिस से मेल बनता है। अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है और फीमेल डिप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड का क्रोमोसोम नंबर हाफ ही रहेगा। मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस, नहीं, वो माइटोसिस से स्पर्म बनेगा, ठीक है, माइटोसिस होता है। हनी बी, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, हनी बी हैव अ हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ए बी सी एंड ई बिल्कुल सही हो गया, है ना। सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। देखिए बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन, अगेन आपका बायोटेक्नोलॉजी से पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा है। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन का जो स्टेप है उसको सीक्वेंस वाइज बताना है। तो पहला स्टेप आपका डीनेचुरेशन होता है, सेकेंड स्टेप एनिलिंग होता है, एंड थर्ड स्टेप एक्सटेंशन होता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या, डीएनए को सेपरेट करना, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उस डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना। एनिलिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्राइमर, प्राइमर को ऐड करना। एंड एक्सटेंशन मतलब होता है डीएनए के लेंथ को न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते करके करके क्या बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो कैसे एक्सटेंड होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे तो डीएनए का लेंथ बढ़ेगा, उसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है अगेन आपका ये बायोटेक्नोलॉजी से पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट with respect to DNA separation, isolation and visualization. The cutting of DNA is done by molecular scissor, बिल्कुल सही बात है, हम लोग इसी तरह से आइसोलेट करते हैं। The DNA fragments separate according to their size in an agarose gel upon electrophoresis, बिल्कुल सही बात है, agarose gel electrophoresis में हम लोग सेपरेट करते हैं DNA के फ्रैगमेंट्स को। The separated DNA fragments can be seen without staining, नहीं हम लोग स्टेन करते हैं उसको, ठीक है, स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। The separated DNA fragments when stained with इथिडियम ब्रोमाइड can be seen in visible light, not visible light, UV light, ठीक है। तो ये भी मेरा गलत हो रहा है, तो A एंड B जो यहाँ स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का क्वेश्चन है। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन आप पढ़े हैं, वही सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, देखिए आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल फ्रॉम टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट, हम लोग दो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट से सिंगल सेल को आइसोलेट कर लेंगे। देन उसको उसका सेल वॉल को हम लोग तोड़ेंगे, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। देन उसके बाद नेकेड प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे। नेकेड प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, फ्यूजन करवाएंगे प्रोटोप्लास्ट का टू गेट हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। एंड फाइनली हम लोगों को ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है उससे हम लोग को न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका डी होगा, देन हमारा ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा, और तब हमारा लास्ट में ई होगा। तो डी ए बी सी ई, डी ए बी सी ई, ये आंसर आ जाएगा हमारा। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से ये क्वेश्चन पूछा गया। अगेन देखिए फिर से बायोमोलिक्यूल्स, है ना, फिर से बायोमोलिक्यूल्स आ गया। बायोमोलिक्यूल्स का ये चौथा क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन आपका एंजाइम है, ठीक है, मॉर्फिन क्या है, एल्केलॉइड है, कॉन्कावेलिन ए लैक्टीन है, एंड कोलेजिन आपका इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रिप्सिन का ए का 3 आ गया, बी का 4 आ गया, सी का 2 आ गया, डी का 1 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तभी बनेगा जब आपको PBR 322 का स्ट्रक्चर याद हो, जो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। बोल रहा है ना कि हम लोग फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किए हैं BAM H1 साइट में, तो किस एंटीबायोटिक
रेसिस्टेंस का लॉस हो जाएगा। आपको पता है हम लोग जहाँ भी फॉरेन डीएनए डालते हैं उसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाता है। तो BAM-H1 साइट जो है वो कहाँ रहता है, वो रहता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के पास, है ना। इधर आप देखेंगे, इधर रहता है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन और इधर रहता है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन। तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है ना, इधर ही साइट होता है BAM-H1 का। तो BAM-H1 से कट करके अगर हम फॉरेन डीएनए को वहाँ डाल दिए तो उस साइट का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा। तो जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस जीन है वो अपना प्रॉपर्टी को लॉस कर लेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगेन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से ये सवाल पूछा गया था। देखिए ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, जनरली आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से पूछा गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, है ना। गिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ क्या लिख रहा है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ फीमेल डोनर आर ट्रांसफर्ड टू द यूटेरस। भाई यूटेरस में क्यों ट्रांसफर करेंगे, आपका क्या लिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है ना, तो ये गलत हो गया। इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गिफ्ट के लिए हम लोग क्लास में एग्जैक्ट यही चीज़ बताते हैं कि अगर कोई फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पा रही बट एक सुटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग गिफ्ट को चूज करते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसके लिए इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ये अगेन आपका इवोल्यूशन से क्वेश्चन आ गया, वो भी ह्यूमन के इवोल्यूशन से, ठीक है, ह्यूमन के इवोल्यूशन से। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप लोग को पता करिए कि ह्यूमन का जो सबसे पुराना एंसेस्टर है वो है ड्रायोपिथिकस। ड्रायोपिथिकस के बाद आया रामापिथिकस, रामापिथिकस के बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद आया होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस के बाद आया होमो इरेक्टस, और इरेक्टस के बाद 2 लाइन चला, एक आया निएंडरथैलेंसिस और दूसरा आपका बना क्रो-मैग्नॉन, ठीक है, क्रो-मैग्नॉन मैन। और क्रो-मैग्नॉन से फिर आज के डेट में आप जो सेपियंस को देख रहे हैं, होमो सेपियंस, वो आया। तो आपको बस ये सीक्वेंस बताना है। देखिए होमो हैबिलिस है, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, देन यहाँ रामापिथिकस आ गया। रामापिथिकस तो देखिए यहाँ सेकेंड नंबर पे ही है ना, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। रामापिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, देन निएंडरथल, देन होमो सेपियंस। देखिए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। थर्ड में क्या गलत है, होमो सेपियंस के बाद रामापिथिकस लिखा, गलत हो गया। निएंडरथल के बाद रामापिथिकस लिखा, गलत हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है ह्यूमन इवोल्यूशन से। हाँ अब देखिए ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया सवाल है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जो फिटस का मूवमेंट स्टार्ट होता है हम लोग जनरली बोलते हैं 5 मंथ में, ठीक है। तो 5 मंथ मतलब कितना वीक, तो 5 मंथ मतलब 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब A का 2 हो गया। अब A का 2 कहाँ है, देखिए इसमें है और इसमें है, ये और ये तो रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे B, द फिटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, तो ये आपका 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है। 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 2 मंथ। तो B का हमारा आ गया 3। अब B का जैसे ही 3 आ गया तो फोर्थ ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यही राइट आंसर है। फिटस डेवलप एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, ये आपका कब करता है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, है ना, मतलब 3rd मंथ, 3 मंथ ऑफ गेस्टेशन पीरियड में जेनिटल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस, तो ये 24 वीक आफ्टर 5 मंथ होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो आप लोग पढ़ते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स अकरिंग इन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म इन द करेक्ट ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है, GFR गिरता है ना, फॉल इन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब जैसे ही GFR फॉल करता है तो वैसे ही निकलता है रेनिन, रेनिन कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिनोजन में, एंजियोटेंसिनोजन से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन से कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में। तो सबसे पहले आपका C होगा, C के बाद E होगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है ना, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और ये क्या करवाता है, एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाता है। तो तीसरा में ये होगा। अब एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम आयंस का एंड वाटर का फ्रॉम DCT,
तो 4 में आपका बी आ जाएगा। देन फाइनली इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड फर्दर जीएफआर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सीक्वेंस बन रहा है, सबसे पहले सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद डी है, डी के बाद बी है, तब ए है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए ये आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रेस्पिरेशन में, है ना। तो यहाँ क्या है कि मॉलिस्क, मतलब मैच द कॉलम करना है। मॉलिस्क है, मॉलिस्क क्या करता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। मॉलिस्क करेगा ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स जो होता है, रेप्टाइल्स के पास लंग्स होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करेगा। एडल्ट एम्फीबियंस जो है वो क्या करेगा, पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड अमीबा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है, ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है एंड डी का 3 है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। हाँ, अब देखिए अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है ये इवोल्यूशन से पूछा गया है, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन में, है ना। ये मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कौन शो करेगा, तो हमारा जो एनालोगस ऑर्गन होता है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। ठीक है, एनालोगस स्ट्रक्चर शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड होमोलोगस स्ट्रक्चर शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलोगस स्ट्रक्चर शोज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, मतलब कौन एग्जांपल नहीं है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। तो देखिए अब अगर हम बात करें एनालोगस स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, फंक्शन सेम होता है, ऑरिजिन डिफरेंट होता है। जैसे पेंगुइन और डॉल्फिन, दोनों में फ्लिपर का काम है स्विमिंग में हेल्प करना, लेकिन दोनों ऑरिजिन वाइज डिफरेंस है। तो ये एनालोगस स्ट्रक्चर मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, देखिए दोनों का काम क्या है, देखना, विजन में हेल्प करना, लेकिन ऑक्टोपस एक अलग है स्पीसीज है, मैमल्स एक अलग स्पीसीज है, तो ये भी एनालोगस हो गया, मतलब कन्वर्जेंट हो गया। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, अब बटरफ्लाई आपका इंसेक्ट्स है और बर्ड्स क्या है, बर्ड्स एविज है, ऑरिजिन वाइज डिफरेंट है, लेकिन देखिए दोनों में विंग्स का तो सेम फंक्शन है, फ्लाइंग करना। अब यहाँ पे 4 लिम्स ऑफ वेल्स एंड बैट्स, वेल आपका एक्वेटिक मैमल, बैट आपका फ्लाइंग मैमल, दोनों मैमल, लेकिन दोनों का जो 4 लिम्ब है वो अलग अलग काम कर रहा है। वेल का 4 लिम्ब उसको स्विमिंग में हेल्प कर रहा है, बैट का 4 लिम्ब उसको फ्लाइंग में हेल्प कर रहा है। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये क्या हो गया ना, डाइवर्ज हो गया, एक पानी में चला गया, एक हवा में चला गया, डाइवर्ज कर गया। तो ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, कन्वर्जेंट का एग्जांपल नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखिए, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट। अभी ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जो हनी भी ये वहाँ पे क्या होता है, जो मेल होता है वो माइटोसिस करके अपना स्पर्म बनाता है। ठीक है, तो वही पूछा है, इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट, तो ये हो जाएगा मेल हनी बी। ठीक है, हाँ, अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन आपका जो आया है, ये आया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है ये। इसमें आपको क्या करना है, अरेंज दिस स्टेप्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, ब्रीदिंग होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। तो सबसे पहले तो आपका ब्रीदिंग हो गया। अब ब्रीदिंग के बाद क्या हो रहा है, आपका जो एल्वुलाई है और जो एल्वुलर कैपिलरी है उसके बीच एक्सचेंज होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। सबसे पहले ये, देन आपका बी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, जो ऑक्सीजन आया एल्वुलाई से एल्वुलर कैपिलरी में, अब उसका ट्रांसपोर्ट होगा टुवर्ड्स द टिश्यू, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, तो ये 3 में आ गया। एंड वहाँ जाने के बाद अब क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, टिश्यू में पहुँच गया ना। अब टिश्यू कैपिलरी से टिश्यू में ऑक्सीजन चला जाएगा और टिश्यू से टिश्यू कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, तो फोर्थ में ये हो जाएगा। एंड फाइनली फिर सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले सी है, सी के बाद बी है, बी के बाद ई है, ई के बाद ए है, देन डी है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है।
हाँ, अब देखिए अगेन आपका बायोमोलिक्यूल्स, पांचवा क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स से देख रहे हैं ना, एंड ये क्वेश्चन एंजाइम से पूछा गया है। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी में गिवन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ ग्रुप हो रहा है और डबल बॉन्ड भी बन रहा है। एंड डायरेक्टली आप देखेंगे ना, ये कौन करता है, ये लाइजेस का काम होता है, ये लाइजेस का काम होता है। एनसीईआरटी में ना डायरेक्ट ये ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो रिएक्शन यहाँ लिखा है ना, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट, डायरेक्ट ऐसा बनाया हुआ है एनसीईआरटी में। लाइजेस का काम होता है ऐसा। लाइजेस क्या करता है, एंजाइम्स दैट कैटेलाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सब्सटेंस बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड भी बन रहा है, तो ये आपका लाइजेस का काम है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हम लोग बोल सकते हैं उस चैप्टर का है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है, स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका क्या करता है, रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल, ये काम होता है इसका। स्टैटिन आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। लाइपेजेज, लाइपेजेज का जो काम होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, एंड साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। तो ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार नीट में आया है, रिपीटेड टाइप का है। अब देखिए अगेन आपका ये क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा गया है। इसमें क्या बोला, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर स्ट्रक्चर अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर। सबसे पहले आपको आउटर वाला चुनना है भाई। हमको पता है सबसे पहले आउटर में कौन होता है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के अंदर जाएंगे जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के अंदर जाएंगे पेरीविटेलाइन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आ गया, सबसे पहले सी है, सी के बाद ए है, ए के बाद बी है, देन डी है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, बहुत बार नीट में, इसीलिए हम लोग पीवाईक्यूज का वैल्यू समझते हैं ना। हम लोग क्या बोलते हैं बार बार, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए। ये सब पीवाईक्यू है। देखिए यहाँ टेटानी है, टेटानी आपका लो कैल्शियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड, ए का 3 हो गया। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टॉक्सिन प्रोटीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम Bacillus thuringiensis coded by which of the following genes would control cotton bollworm and corn borer। देखिए कॉटन बॉलवॉर्म और कॉर्न बोरर डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो Cry1AC और Cry2AB लिखा है ना, ये किसको कंट्रोल करता है, कॉटन बॉलवॉर्म को। तो ये तो होगा नहीं, हमको तो दोनों का पूछा है ना। देखिए यहाँ पे Cry3 कुछ होता ही नहीं है, ऐसा दिया ही नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, Cry2AB आपका और Cry1AC, देखिए इसी जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी को क्या कर दिया है, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। लेकिन यहाँ थर्ड ऑप्शन में देखिए Cry1AC किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉटन बॉलवॉर्म को, और Cry1AB किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉर्न बोरर को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन होगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का ये क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन से। हम लोग मतलब जो भी बच्चा पढ़ेगा ये जरूर पढ़ता है इस चैप्टर में। हाँ, अगेन देखिए आपका क्वेश्चन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11 का, वहाँ से पूछा गया है। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है वो एक सेंसिटिव रीजन है फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। कैसे वो बनता है, कौन उसको बनाता है, तो ये बनता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड एफरेंट रेनल आर्टरियोल के मिलन से। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर होगा। डीसीटी का मॉडिफिकेशन और एफरेंट आर्टरियोल का मॉडिफिकेशन दोनों जहाँ पे कनेक्ट करता है, एक सेंसिटिव रीजन फॉर्म करता है जिसको जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बोलते हैं। हाँ, अब देखिए ये फ्रॉग का क्वेश्चन है। फ्रॉग भी एनटीए का बहुत फेवरेट है ना। लास्ट ईयर तो फ्रॉग से 4 क्वेश्चन पूछा था, इस बार देखिए एक क्वेश्चन आया है फ्रॉग से। यहाँ आपको क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लीवर एंड इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही बात है। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन, नहीं 12 पेयर नहीं 10 पेयर होता है। फ्रॉग में कितना 10 पेयर होता है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू क्लॉक्का इन फीमेल फ्रॉग, बिल्कुल सही बात है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड ऑप्टिक लोब, ये गलत है फ्रॉग के रिगार्डिंग। साइनस वेनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम, बिल्कुल सही बात है। ट्रायंगुलर शेप साइनस वेनोसस होता है
वो राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है। तो इस क्वेश्चन में ए, सी और ई जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर से पूछा गया है। अगेन क्लास 11th ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जो कॉर्टिजोल होता है, ये कॉर्टिजोल क्या करता है, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन आपका सोडियम को रीअब्जॉर्ब करवाएगा डीसीटी से और वाटर को, है ना। और ये जो चोलेसिस्टोकाइनिन है, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल जूस को स्टिमुलेट करेगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई इन मेमोरी ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है, 4 का यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। तो ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, अब देखिए ये मेल फ्रॉग से पूछा गया क्वेश्चन है। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल फ्रॉग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो मेल फ्रॉग में क्या होता है, मेल फ्रॉग में होता है वोकल सैक, है ना, जो टर टर का आवाज़ आता है वो मेल फ्रॉग करता है। और ये जो कॉपुलेटरी पैड होता है, उसके फर्स्ट डिजिट, 4 लिम्ब के फर्स्ट डिजिट में ये क्या करता है, उसको एक फीमेल फ्रॉग से अलग बनाता है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो बी एंड डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। हाँ, अब देखिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, भाई बच्चा अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन देखेगा, आंख बंद करके एम्फाइसेमा को टिक करेगा, क्योंकि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है ये ट्रीटमेंट होता है एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। अगेन देखिए ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ड्रग्स वाले पोर्शन से पूछा गया है। यहाँ पे बोला है निकोटीन, निकोटीन क्या करता है, इट स्टिम्युलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज कैटेकोलामाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। मॉर्फिन एक इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर है। हीरोइन क्या है, डिप्रेशेंट है दैट स्लोज बॉडी फंक्शन। एंड कोकेन, कोकेन आपका क्या करेगा, इट कॉजेज सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया आप लोग का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से थोड़ा घुमा के, है ना। इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जैसे व्हाइट ब्लड सेल का जो टाइप्स है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, कितना परसेंट होता है वो याद रहेगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द WBC काउंट ऑफ अ पर्सन ब्लड सैंपल इज 8000 पर क्यूबिक mm। हाउ मेनी इओसिनोफिल, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि WBC में इओसिनोफिल का क्या कंसेंट्रेशन, कितना होता है। तो इओसिनोफिल होता है 2 से 3%, है ना, 2 से 3% इओसिनोफिल होता है। एंड लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कितना होता है, लिम्फोसाइट का क्या है 20 to 25%, लिम्फोसाइट 20 to 25% होता है, ठीक है। वुड बी इन द सेम ब्लड सैंपल। तो आप अब कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे। मान लीजिए इओसिनोफिल है 8000 दिया है, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो हमारा 8000 है, ये जैसे सबसे पहले लोअर वैल्यू निकालिए। देखिए 2% है, इसको परसेंटेज से हटाइए 0.02 आएगा, इसमें 8000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब हम इसको 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 160। तो लोअर लिमिट आपका हो गया 160 और हायर लिमिट के लिए फिर 3% है, उसको परसेंट से तोड़िए 0.03 आएगा। इसको हम 8000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 24, 240 आ जा रहा है, ठीक है। तो इओसिनोफिल का आ गया 160 और 240, इतना करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा अपना। उसी तरीके से हम इसका भी कर लेंगे, लिम्फोसाइट का भी कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इवोल्यूशन से पूछा गया सवाल है। इवोल्यूशन का क्वेश्चन है ये, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन जो हम लोग पढ़ते हैं वहाँ से पूछा है। अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ था, डायनासोर मर गया था, एक्सटिंक्ट हो गया था। तो ए का हो गया 2, ए का 2, 1 और 4 गायब। About 500 million years ago, 500 million years ago, invertebrates were active. Invertebrates were formed and became active. About 350 million years ago क्या हुआ था, 350 million years ago, jawless fish probably involved. And 320 में seaweed and few vascular plants probably existed. ठीक है, तो A का 2 है, B का 4 है, C का 1 है and D का 3 है। ये राइट आंसर ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन का क्वेश्चन है। एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना के हम लोग पढ़ते हैं इसको। अब देखिए ये आपका हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया सवाल है। यहाँ पे जैसे प्रोजेस्टासर्ट है ना, प्रोजेस्टासर्ट आपका क्या है, या फिर ऐसे हम लोग देख लेंगे। देखिए
मल्टी लोड 375 कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएज है। मल्टी लोड 375 क्या है? कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएज है। तो बी का तो हो गया 4, तो हम इसको हटा देंगे और इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। बी का है 4। अब ये डाइफ्राम क्या है? बैरियर मेथड, बैरियर मेड ऑफ रबर यूज बाई फीमेल। सी का हो गया 1। देखिए बी का 4, सी का 1 बन गया। डी में सहेली क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नॉन स्टेरॉइडल होता है सहेली, डी का 2। एंड ए का अब एक ही बच्चा भाई, ए का 3 प्रोजेस्टासाइड हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। फोर्थ ऑप्शन हो गया राइट आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम से पूछा गया, आपको अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो सबसे पहले क्या होता है? फीमेल मॉस्क्यूटो इंजेक्ट स्पोरोजॉइट इनटू ह्यूमन ड्यूरिंग बाइट, है ना। देन उसके बाद क्या होगा? स्पोरोजॉइट लीवर में जाएगा, वहाँ पे असेक्सुअली डिवाइड करेगा। देन क्या होगा? ये देखिए लिखा है पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन लीवर बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। देन उसके बाद क्या होगा? पैरासाइट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन आरबीसी, आरबीसी में भी एंटर करेगा, वहाँ भी असेक्सुअली डिवाइड करेगा। आरबीसी में ही क्या बन जाएगा? गैमेटोसाइट बन जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। सबसे पहले ई हो जा रहा है, ई के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद हमारा ए और ए के बाद सी। तो ई डी बी ए डी, ई डी बी ए सी, ई डी बी ए सी। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये सवाल है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ये क्वेश्चन ना, इसमें देखिए क्या लिखा है? द फ्लाइटलेस बर्ड। अब सब कोई सोचेगा भाई फ्लाइटलेस बर्ड हो गया ऑस्ट्रिच लेकिन देखिए कहाँ घुमाया है, क्या लिखा है? सुटेड फॉर स्विमिंग। भाई ऑस्ट्रिच तो रनिंग करता है, स्विमिंग कौन करेगा? ये एप्टेनोडाइट्स, ये आंसर होगा। एप्टेनोडाइट्स भी फ्लाइटलेस बर्ड है। एप्टेनोडाइट मतलब पैंगविन। पैंगविन क्या उड़ता नहीं है लेकिन स्विमिंग तो करता है ना, तो इसका आंसर एप्टेनोडाइट्स होगा। अब देखिए ये अगेन आपका एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थस इज इनकम्प्लीट, बिल्कुल सही बात है। बाइलेटरल सिमेट्री इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट इकाइनोडर्म का रेडियल सिमेट्री होता है, बी गलत हो गया हमारा। स्यूडोसिलोम इज पोजेस्ड बाय एसके हेल्मिन्थस, बिल्कुल सही है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ इन क्लास कॉन्ड्रिक्थस, बिल्कुल सही है। मेंबर्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। भाई ये रेप्टिलिया आपका कोल्ड ब्लडेड है ना, कोल्ड ब्लडेड है, ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। जो वार्म ब्लडेड होता है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाता है। तो इसका आंसर बी एंड ई, बी और ई जो है वो गलत है, ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा था। अब देखिए क्या है इसमें? अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोक्यूर्ड सम फिश लाइक एनिमल एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वर ऑब्जर्व्ड। ये भी एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल्स, इवोल्यूशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बहुत क्वेश्चन आया है ना, बहुत क्वेश्चन। एंडोस्केलेटन वॉज मेड बाय कार्टिलेज। अच्छा कार्टिलेज मतलब कार्टिलेजनस है एंडोस्केलेटन। एक्टोपैरासाइट है, आप इतना पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कार्टिलेजनस और एक्टोपैरासाइट मतलब कौन होता है ये? तो जो आपका सर्कुलर माउथ वाला होता है, साइक्लोस्टोमेटा, है ना। एज दे वर फाउंड अटैच ऑन फिश स्किन विद देयर सर्कुलर सकिंग माउथ। देख रहे हैं ना, साइक्लोस्टोमेटा का बात कर रहा है। इतने में आपको पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल याद आ जाना चाहिए। स्कॉलियोडॉन नहीं होगा, एक्सोसिटस नहीं होगा, ब्रैंकियोस्टोमा नहीं होगा, ठीक है, ये तो सिफेलोकॉर्डेटा है। स्कॉलियोडॉन में आपका क्या है ना, कार्टिलेजिनस तो है ये, बट इसमें क्या है, ये जॉलेस नहीं है, जॉ है इसके पास, तो ये भी हो गया। एक्सोसिटस आपका बोनी है, ये तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है पेट्रोमाइजोन, सर्कुलर माउथ, एक्टोपैरासाइट, पेयर्ड फिन्स एंड स्केल्स वर एब्सेंट बट 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स वर प्रेजेंट। पेट्रोमाइजोन साइक्लोस्टोमेटा का बात हो रहा है। हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से पूछा गया है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। अ मोटर न्यूरॉन कैरीज अ सिग्नल सेंट बाय सीएनएस टू द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। द न्यूरल सिग्नल जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल विच कॉज रिलीज ऑफ कैल्शियम इनटू सार्कोप्लाज्म, बिल्कुल सही बात है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में। इंक्रीज इन कैल्शियम इनएक्टिवेट्स द एक्टिन फॉर ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज, नहीं ये गलत है। कैल्शियम बढ़ेगा ना तो वो एक्टिन को इनएक्टिवेट नहीं करेगा। एक्टिन बाइंड्स टू मायोसिन हेड टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज, बिल्कुल सही बात है।
शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक्स प्लेस बाय पुलिंग एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ए बैंड मतलब एनाइसोट्रॉपिक बैंड, जहाँ पे आपका क्या होता है, थिक फिलामेंट होता है। तो थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट को ऐसे खींचता है ए बैंड के ऊपर, है ना। तो ये भी हमारा सही है। इस क्वेश्चन में आपका ए बी डी सही आ रहा है। स्टेटमेंट पूछा है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिसिस इज अ कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग फिटस विथ RH नेगेटिव एंड मदर विथ RH पॉजिटिव। नहीं, फिटस जो होता है वो RH पॉजिटिव होता है, मदर RH नेगेटिव होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो ए तो हमारा ऑब्वियसली होगा, ये दोनों रिमूव हो गया। RH एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन RBC इन द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, सही बात है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH ग्रुप शुड बी ऑल्सो बी मैच, बिल्कुल सही बात है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ प्रेग्नेंट मदर इज RH नेगेटिव एंड फिटस इज RH पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलिसिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सेकेंड चाइल्ड, नहीं फर्स्ट चाइल्ड। ये गलत है, ए और ई गलत है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। In a population of grasshopper species, the chromosome number of some member is 23 and some other member is 24. देखिए ग्रासहॉपर में XOXX टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ये XO आपका कौन है, ये मेल है, और ये XX आपका फीमेल है, ठीक है। तो इसमें आपका हो गया 23 क्रोमोसोम, क्योंकि एक कम हो गया ना, एक जीरो है, और XX है तो 24 क्रोमोसोम। तो XO आपका मेल है और XX फीमेल है, 23 और ये 24, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्स आर प्रेजेंट इन। अब देखिए जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में नहीं होगा। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में से तो न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और वो अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मैच करना है। जैसे देखिए हमको टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का वैल्यू है 1100 से 1200 ml। एक भी अगर हमको याद है तो ये बन जाएगा। बी का 4 है ना, बी का 4, देखिए बी का 4 सिर्फ एक में है, बी का 4 है रेसिडुअल वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका होता है 1000 से 1100 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 25 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर आ रहा है। चलिए थैंक्स ऑल ऑफ यू। हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में नीट 2026 के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, एंड क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद मैंने ये फील किया कि जो भी बच्चा नीट का तैयारी कर रहा है उसको बायोमॉलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सारा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ये सारा चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, एंड आप लोग जो भी सपना देखे हैं वो पूरा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।